1958 का वक्त गुजरात को बॉम्बे स्टेट से एक अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन चल रहे थे। गुजराती अस्मिता के लिए हो रहे इन आंदोलनों में वडनगर के एक कांग्रेसी नेता रशीद भाई दावे भी प्रो गुजरात बिल्ले और पैम्पलेट अपने क्षेत्र में बांट रहे थे। एक 8 साल का लड़का इन लेपल बेजेस को खेल खेल में ही रशीद भाई से लेकर इकट्ठा करता है और अपने स्कूली दोस्तों में बांट देता है। वडनगर में होने वाले कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में इस 8 साल के लड़के ने अनजाने में ही चाइल्ड वॉलंटियर की तरह काम किया। किसी को नहीं मालूम था कि 8 साल का ये लड़का जो कांग्रेस के पैम्पलेट और बिल्ले बांट रहा है, एक दिन यही लड़का पूरे देश की सत्ता से कांग्रेस को बाहर फेंकेगा। इस लड़के का नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आखिर कैसे वडनगर के एक सामान्य से परिवार में जन्मे मोदी ने दिल्ली स्थित पीएम आवास तक का सफर तय किया? मोदी की आरएसएस में एंट्री कैसे हुई? कैसे मोदी के कारण गुजरात में भाजपा की सरकार गिर जाती है? कैसे वाजपेयी को नरेंद्र मोदी को गुजरात से दिल्ली भगाना पड़ा? कैसे आडवाणी के संरक्षण ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का पहली बार सीएम बनाया? वे कौन सी खूबियां और आवश्यक बुराइयां थी जो भारत के राजनीतिक पटल पर नरेंद्र मोदी के छा जाने का रास्ता खोल देती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे आज की इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 27 सितंबर 1925 के दिन महाराष्ट्र के नागपुर जिले में केशव बलराम हेडगेवार आरएसएस की स्थापना करते हैं। आरएसएस की हिंदुत्ववादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए शाखाओं की शुरुआत की जाती है। इन शाखाओं में बच्चे और बूढ़े सभी उम्र के लोग हर रोज तय समय पर खेलने कूदने और अलग अलग विषयों पर बात करने के लिए किसी नजदीकी पार्क में इकट्ठा होते हैं। लेकिन हेडगेवार के रहते हुए आरएसएस महाराष्ट्र में ही सीमित रह जाता है। साल 1939 में हेडगेवार ने एमएस गोलवलकर को आरएसएस का हेड घोषित कर दिया, जिसे आरएसएस में सरसंघचालक कहा जाता है। गोलवलकर के नेतृत्व में आरएसएस का प्रसार करने के लिए ऐसे लोगों को शामिल किया जाने लगता है जो घर बार त्याग कर केवल संगठन के प्रसार के काम में लगाए जा सके। इन लोगों को प्रचारक कहकर बुलाया जाता। आरएसएस के लिए अपना पूरा जीवन देने के लिए तैयार ऐसे दर्जनों प्रचारक अलग अलग राज्यों में भेजे जाते हैं। इनमें से एक लक्ष्मण राव इनामदार को गुजरात में आरएसएस का प्रसार करने और शाखाएं खोलने के लिए भेजा जाता है। लक्ष्मण राव गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और आरएसएस की शाखाएं खोलते हैं। इन शाखाओं में आने वाले लोगों को ट्रेन करके अपने आसपास के इलाकों में शाखाएं खोलने के लिए कहा जाता है। इसी तरह बाबू भाई नायक नाम के एक स्कूल टीचर और आरएसएस के प्रचारक ने साल 1944 में गुजरात के वडनगर में आरएसएस की शाखा खोली और धीरे धीरे आसपास के बच्चे इन शाखाओं में आने लगते हैं। 1958 आते आते एक 8 साल का लड़का भी इस शाखा में आने लगा। यहीं इस 8 साल के बच्चे की मुलाकात होती है आरएसएस के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार से। इस 8 साल के बच्चे का नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी और जिन लक्ष्मण राव इनामदार से इनकी मुलाकात हुई वे वकील साहब के नाम से फेमस हुए। अपने स्कूल भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल से आने के बाद मोदी आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे। इस बीच नरेंद्र मोदी की शादी होती है, लेकिन उनका मन शादी में नहीं लगता, इसलिए घर वालों से लड़कर करीब 19 साल के नरेंद्र अहमदाबाद में बस स्टैंड पर मौजूद अपने चाचा की कैंटीन पर काम करने के लिए निकल आते हैं। जल्द ही नरेंद्र ने गीता मंदिर के पास भी अपनी खुद की चाय की दुकान भी लगा ली और यहीं नरेंद्र मोदी का आरएसएस के प्रचारकों से मिलना जुलना शुरू हो जाता है, जो अक्सर नरेंद्र के हाथ की चाय पीते। इसी दौरान लक्ष्मण राव इनामदार यानी वकील साहब ने नरेंद्र मोदी से कहा कि वो आरएसएस के लिए काम करना शुरू कर दें। 1972 के करीब नरेंद्र अपनी दुकान सब छोड़ आरएसएस के अहमदाबाद स्थित कार्यालय हेडगेवार भवन में रहने के लिए आ जाते हैं। इस वक्त हेडगेवार भवन में 12 से 15 करीब लोग रहते थे। यहाँ नरेंद्र मोदी का काम आरएसएस के कार्यालय में झाड़ू पोछा लगाने से लेकर कार्यालय के बाकी काम करना था। नरेंद्र मोदी को प्रांत प्रचारक यानी लक्ष्मण राव इनामदार के असिस्टेंट का काम दिया गया और यहीं से मोदी और लक्ष्मण राव इनामदार के बीच गुरु शिष्य वाली निकटता आती है। जल्द ही मोदी की जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। अब वे बड़े प्रचारकों की यात्राओं के लिए ट्रेन की रिजर्वेशन करने का काम से लेकर हेडगेवार भवन में आने वाली चिट्ठियों को पढ़ने का काम भी करने लगे। इस बीच मोदी ने नागपुर जाकर संघ की प्रथम वर्ष की ट्रेनिंग ली। इस वक्त मोदी की उम्र करीब 22 से 23 वर्ष थी और यहाँ से मोदी को
आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी का गुजरात के लिए संगठन मंत्री बना दिया जाता है। कारवां मैगजीन पर पत्रकार विनोद के जोश ने एक बड़ी रिपोर्टाज लिखी है, जिसमें उन्होंने मोदी के सहयोगियों और साथी प्रचारकों के इंटरव्यू लिखे। उन प्रचारकों से हुई बातचीत के आधार पर कहा जा सकता है कि आरएसएस के दिनों में ही मोदी के नेचर की 3 चीजें बहुत क्लियर हो चुकी थी। एक ये कि वे अटेंशन सीकर थे। आरएसएस के प्रचारकों के द्वारा उन्हें आपातकाल के दौरान भड़काऊ भाषण देने के लिए डांट भी पड़ी थी, क्योंकि उन दिनों आरएसएस छुपकर काम कर रहा था और किसी भी तरह की अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहता था। दूसरा, मोदी एक बेहद अच्छे श्रोता थे, मतलब एक गुड लिसनर थे, लेकिन उन्हें पावर अपने हाथ में चाहिए थी, थोड़ी तानाशाही किस्म के थे। ये चीज मोदी के कार्यों में आगे भी दिखती है। तीसरा, नरेंद्र मोदी एक बेहद अच्छे संगठनकर्ता थे, यानी अच्छे ऑर्गेनाइजर थे। अगर किसी प्रचारक ने कोई काम उन्हें दे दिया तो वो अच्छे से होगा, इस बात को लेकर वे निश्चिंत रह सकते थे। आपातकाल के वक्त जब आरएसएस को छुपकर अपना साहित्य और पैम्फलेट छपवाना था और देश भर के शाखा केंद्रों पर भेजना था, तब ये काम नरेंद्र मोदी को ही दिया गया। मोदी के इस आखिरी खूबी ने ही उनकी बाकी की कमियों को ढक दिया। इस कारण आरएसएस में मोदी का कद बढ़ता चला जाता है। आपातकाल खत्म होने के 1 साल बाद 1978 में मोदी को सेंट्रल गुजरात के 6 जिलों का प्रचारक बना दिया गया। आरएसएस में जिले स्तर पर जिला प्रचारक कहा जाता है, लेकिन जब एक से अधिक 3-4 जिले दिए जाएं तो उसे संभाग प्रचारक कहा जाता है। नरेंद्र मोदी के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की वजह से ही उन्हें मात्र 28 साल की उम्र में ही संभाग प्रचारक बना दिया गया। संभाग प्रचारक की जिम्मेदारी के दौरान मोदी को हर दिन अलग अलग जिलों में ट्रैवल करने का मौका मिला। 3 साल बाद 1981 के मार्च महीने में मोदी के एक दूसरे मेंटर और प्रांत प्रचारक केशवराव देशमुख की मौत हो जाती है। मोदी और केशवराव देशमुख दोनों मोटरसाइकिल से एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा किया करते थे। केशवराव देशमुख की मौत के बाद अब मोदी को आरएसएस और गुजरात में फैले उसके अन्य संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, किसान संघ, एबीवीपी और भाजपा आदि के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम दे दिया गया। 31 साल के मोदी के लिए ये एक प्रमोशन की तरह था। इस बीच देश और गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में कम्युनल वायलेंस होते हैं। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलने लगता है। गुजरात में अभी तक कांग्रेस पार्टी खाम पॉलिटिक्स यानी कोरी, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से गुजरात में मजबूत स्थिति में थी, लेकिन कांग्रेस के इस गठजोड़ ने पटेल और ब्राह्मण जैसी जातियों को भाजपा के पक्ष में डाल दिया और ऊपर से गुजरात में हुए इन दंगों ने भाजपा के लिए एक अलग रास्ता तय कर दिया। 1986 में हुए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों में भाजपा को बड़ी जीत मिलती है। इस जीत के पीछे जिस आदमी को क्रेडिट दिया गया उस आदमी का नाम था नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद में मिली इस छोटी सी जीत ने ही नरेंद्र मोदी के भाग्य का सितारा बदल दिया। असली खेल की शुरुआत होती है अब। इस पूरी कहानी को समझने के लिए मैंने कई किताबें और कई रिपोर्टाज पढ़ी। इसके अलावा कुक्कू एफएम से गुजरात की गद्दी 1960 से 2022 तक की चुनावी कहानी नाम की ऑडियो बुक भी सुनी। अगर आपको भाजपा और आरएसएस के ऊपर और भी अधिक जानना है तो आप कुक्कू एफएम पर जाकर कैसे जीतती है भाजपा नाम की ऑडियो बुक से लेकर बीजेपी देन एंड नाउ जैसी ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। कुक्कू एफएम ने अब 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है और इन 7 दिनों में आप कुक्कू एफएम की किसी भी ऑडियो बुक या शो को सुन सकते हैं और ये सब एकदम मुफ्त है। 7 दिन तक कोई फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। 7 दिन बाद आपको उनके सब्सक्रिप्शन फीस से चार्ज किया जाएगा। दिन भर इंस्टाग्राम पर रील्स में वेस्ट करने से अच्छा है कि कुक्कू एफएम पर जाकर हिस्ट्री, करियर, लाइफ और फाइनेंशियल गाइडेंस के ऊपर मौजूद हजारों ऑडियो बुक्स को फ्री में सुने। और मैंने खुद घर के काम करते वक्त ऑडियो बुक्स सुनने की हैबिट डाली है। आप मेरे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक को क्लिक करके कुक्कू एफएम के 7 दिन की फ्री ट्रायल को यूज कर सकते हैं। अब आगे की कहानी। इधर साल 1995 में अहमदाबाद नगर निगम में मोदी ने भाजपा को जीत दिलाई। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आडवाणी का उदय हो चुका था। आडवाणी वाजपेयी से भी अधिक प्रभावी बन चुके थे। जून 1986 में ही आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। आडवाणी के नेतृत्व में जनसंघ से निकली भाजपा ने अब गांधीवादी और सोशलिस्ट विचारधारा का त्याग कर दिया और अब खुलकर हिंदुत्व की राजनीति पर फोकस करना शुरू कर दिया। इधर आरएसएस पहले जनसंघ में अपने प्रचारक भेजा करती थी, लेकिन 1980 में जनसंघ से भाजपा के बनने के बाद यह रूटीन टूट गया। आडवाणी के अध्यक्ष बनने के बाद तय हुआ कि भाजपा की स्टेट्स यूनिट में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के पदों को दोबारा से भरा जाए, जो पहले जनसंघ में हुआ करता था। ये पद आरएसएस के प्रचारकों से भरे जाते थे। इस परंपरा को दोबारा शुरू करने के लिए आरएसएस ने अपने 2 प्रचारक भाजपा में भेज दिए, जिनमें से एक थे केएन गोविंदाचार्य और दूसरे थे नरेंद्र मोदी। जहां केएन गोविंदाचार्य को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी का
पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया गया और वहीं मोदी को गुजरात राज्य की स्टेट यूनिट में भेजा गया। इस तरह साल 1988 में नरेंद्र मोदी को गुजरात भाजपा का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया जाता है। यहां से नरेंद्र मोदी की एंट्री आरएसएस से भाजपा के अंदर होती है। ये आडवाणी थे जो मोदी को गुजरात भाजपा में इतने महत्वपूर्ण पद पर लेकर आए, लेकिन मोदी की गुजरात भाजपा में लेटरल एंट्री से राज्य के पुराने बड़े भाजपाई नेता असहज हो गए। केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और काशीराम राणा जैसे नेताओं को मोदी की सीधे एंट्री पसंद नहीं आई। यहाँ ये बताना जरूरी है कि आरएसएस के संगठनों जैसे भाजपा, बजरंग दल, हिंदू परिषद और एबीवीपी में राष्ट्रीय लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो संगठन मंत्री बनाए जाते हैं, यानी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो बनाए जाते हैं, वे इन संगठनों के हेड के बराबर की ताकत रखते हैं और अक्सर ये पद केवल आरएसएस के प्रचारकों को दिए जाते हैं। आरएसएस इन संगठन मंत्रियों के माध्यम से ही इन संगठनों पर अपना होल्ड रखती है। इसलिए ये संगठन मंत्री इन संगठनों को अध्यक्ष, संयोजक या हेड से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ अन्य संगठनों की तरह नहीं है कि जहाँ अध्यक्ष मेन आदमी होता है। हालांकि यहाँ अमित शाह जैसे अपवाद भी हैं। इसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की अति लोकप्रियता और अमित शाह पर उनका हाथ है। इन दोनों के पास जन समर्थन होने के कारण आरएसएस का इनके ऊपर उतना नियंत्रण नहीं है। कुल मिलाकर आरएसएस के संगठनों में संगठन मंत्री एक ताकतवर पोस्ट होती है। इसलिए मोदी के गुजरात भाजपा में संगठन मंत्री बनाए जाने से गुजरात भाजपा के दिग्गज नेता असहज हो गए। जब काशीराम राणा गुजरात भाजपा के अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रीनॉमिनेट करने से इनकार कर दिया, लेकिन आरएसएस ने इस बात को अपनी अथॉरिटी के विरोध की तरह लिया और काशीराम राणा को मोदी को जनरल सेक्रेटरी नॉमिनेट करने के लिए मजबूर कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी ने भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया। आगे नरेंद्र मोदी से विरोध के कारण काशीराम राणा भाजपा छोड़ देते हैं। इत्तेफाक से जिन दिनों मोदी गुजरात भाजपा के संगठन में लाए गए वे भाजपा के नेचुरली ग्रो करने के दिन थे, जिसमें कांग्रेस की कुछ कमियों से लेकर सांप्रदायिक दंगों ने भाजपा के उभार के लिए जगह बनाई। साल 1985, 1990 और 1992 में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों ने भाजपा के लिए जिताऊ पुच तैयार कर दी। साल 1985 में जिस भाजपा को मात्र 11 सीटें आई थीं, वही भाजपा 5 साल बाद 67 सीटें जीत जाती है और अगले चुनाव यानी 1995 के चुनावों में सीधे 121 सीटों पर पहुंच जाती है और सरकार बना लेती है। देश भर में राम मंदिर आंदोलन की आड़ में संघ और विश्व हिंदू परिषद द्वारा सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा चुका था। इस सांप्रदायिक तनाव का फायदा लेने के लिए भाजपा ने गुजरात में साल 1987 में न्याय यात्रा और 1989 में लोक शक्ति रथ यात्रा जैसे बड़े प्रोग्राम आयोजित किए, जिनके पीछे सांगठनिक तौर पर नरेंद्र मोदी की भूमिका थी। जब सितंबर 1990 में आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली तो नरेंद्र मोदी ने इस संगठन के इस यात्रा के प्रबंधन का काम भी संभाला। जहां जहां से आडवाणी की रथ यात्रा गुजरी, हजारों लोगों का समर्थन इस यात्रा को मिला। साल 1991 में जब भाजपा के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई तो इस यात्रा में मोदी ने अपनी सांगठनिक क्षमता का परिचय दिया। जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। इन यात्राओं ने मोदी के कद को और अधिक वजन दे दिया। जब इन यात्राओं को करने के बाद मोदी वापस गुजरात भाजपा में सक्रियता बढ़ाने लगते हैं तो शंकर सिंह वाघेला उन्हें साइड में रखने लगते हैं। वाघेला उन्हें अपनी कोर टीम में नहीं रखना चाहते थे। इधर मार्च 1991 में केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार गिर जाती है, जिसने दोबारा से देश में आम चुनावों के रास्ते खोल दिए। इन्हीं दिनों आडवाणी भी अपने लिए एक सेफ सीट खोज रहे थे जहां वे आसानी से चुनाव जीत जाएं। इसके पीछे कारण यह भी था कि कांग्रेस दिल्ली में आडवाणी के खिलाफ एक्टर राजेश खन्ना को नॉमिनेट करने जा रही थी। इसलिए आडवाणी नई दिल्ली लोकसभा सीट के अलावा एक सेफ सीट चाहते थे और इस तरह नरेंद्र मोदी से सलाह के बाद आडवाणी गुजरात की गांधीनगर सीट से भी चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं, जहां से आजकल अमित शाह लड़ते हैं। आडवाणी का डर सही साबित हुआ। दिल्ली में राजेश खन्ना के मुकाबले आडवाणी मुश्किल से मात्र 1589 वोटों से ही ये चुनाव जीत सके। इधर आडवाणी गांधीनगर की सीट से भी जीत गए, लेकिन भविष्य का ख्याल करते हुए आडवाणी ने दिल्ली वाली सीट छोड़ दी और गांधीनगर वाली सीट पकड़ ली। आगे 2009 तक के सभी चुनाव आडवाणी ने गांधीनगर से ही लड़े। गांधीनगर से सांसद बनने के बाद आडवाणी मोदी के और अधिक करीब आ गए। रथ यात्रा में मिली सफलता के बाद मंदिर बन के रहेगा, मंदिर बन के रहेगा, आडवाणी आगे बढ़ो।
और ऊपर से आडवाणी के संरक्षण के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात भाजपा में और अधिक ऑटोनॉमी चलाने लगते हैं। इससे गुजरात में भाजपा के पार्टी अध्यक्ष शंकर वाघेला और नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। इसके पीछे कारण ये था कि नरेंद्र मोदी पार्टी के डे टू डे काम में भी हस्तक्षेप करने लगे, जबकि उस वक्त वाघेला भाजपा में सीनियर मोस्ट नेता थे और पार्टी की फंड रेजिंग यानी पैसा कलेक्ट करवाने में भी सबसे अधिक भूमिका निभाते थे। इस तरह गुजरात भाजपा में शक्ति के 3 केंद्र बन गए, एक शंकर सिंह वाघेला, एक केशुभाई पटेल और तीसरे नरेंद्र मोदी। और इन तीनों में आपस में संघर्ष होना ही था, लेकिन फिर भी ये वे दिन थे जब तीनों ही विपक्ष में थे, इसलिए तीनों के मतभेद खुलकर सामने नहीं आए जब तक कि उनके पास सत्ता नहीं आ गई। अंततः मोदी, शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल की मेहनत से साल 1995 में भाजपा ने पहली बार गुजरात में सरकार बना ली और केशुभाई पटेल गुजरात के नए सीएम बना दिए गए। अब नरेंद्र मोदी सीएम केशुभाई पटेल के और अधिक नजदीक आ गए। इससे शंकर सिंह वाघेला अकेले पड़ गए। उन्हें लगने लगा कि इन दोनों ने उन्हें अलग थलग करने के लिए एक अलग फ्रंट बना लिया है। मोदी अक्सर शंकर सिंह वाघेला के बारे में केशुभाई पटेल के कान भरने लगे। आडवाणी के सपोर्ट और वाघेला से नजदीकी के कारण गुजरात के अधिकारियों के बीच मोदी को सुपर सीएम कहा जाने लगा। शंकर सिंह वाघेला मोदी को केशुभाई पटेल के आदमी की तरह दिखते थे। इसके अलावा केशुभाई पटेल की सरकार में जो मंत्री बनाए गए उनमें से वाघेला के लोग कम ही थे, इसलिए अपनी पार्टी में खुद को अलग थलग होते देख शंकर सिंह वाघेला भाजपा के 49 विधायकों को मध्य प्रदेश के खजुराहो के एक पॉश इलाके में ले गए और पार्टी को धमकी देने लगे कि या तो वे सरकार गिरा देंगे या केशुभाई पटेल को सीएम पद से हटाकर उन्हें सीएम बनाया जाए। यहाँ 2 शब्दों का जन्म हुआ। वे लोग जो केशुभाई पटेल के साथ थे वे हजूरिया कहे जाने लगे और जो शंकर सिंह वाघेला के साथ थे उन्हें खजूरिया कहा जाने लगा। वाघेला के विद्रोह के कारण भाजपा की नेशनल लीडरशिप को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। वाजपेयी ने एक बीच का जुगाड़ निकाला। इस डील के तहत केशुभाई पटेल को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और 21 अक्टूबर 1995 के दिन एक तीसरे आदमी सुरेश मेहता को सीएम बना दिया गया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी को भी गुजरात से बाहर जाना पड़ा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मोदी को पनिशमेंट के रूप में दिल्ली बुला लिया और यहां उन्हें भाजपा का नेशनल सेक्रेटरी बना दिया गया। यहां मोदी को पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई। इसी के साथ नरेंद्र मोदी का नया केंद्र बना चंडीगढ़ के लिए वे एकदम नए थे, लेकिन गुजरात से बाहर आने की सजा मोदी के लिए एक तरह आशीर्वाद की तरह साबित हुई। उनकी वाजपेयी और आडवाणी जैसे शीर्ष नेताओं से रेगुलर मुलाकात होने लगती है। इधर आडवाणी साल 1993 में एक बार फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। नवंबर 1995 में भाजपा ने मुंबई में अपना अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन बुलाया। करीब 1 लाख भाजपा कार्यकर्ता इस महा अधिवेशन में आए। अगले कुछ महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे। इस 3 दिन के अधिवेशन के दौरान ही आडवाणी ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को चौंकाते हुए घोषणा की कि भाजपा 1996 का लोकसभा चुनाव वाजपेयी के फेस पर लड़ने जा रही है। यहीं आडवाणी ने अब की बारी अटल बिहारी का नारा दिया। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति दे, विवेक दे। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद ये अलंकार की वस्तु नहीं है, ये पद नहीं है, दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है। 1996 के चुनावों में भाजपा को 161 सीटें मिलती हैं। वहीं पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस को मात्र 140 सीटें आईं, लेकिन इन चुनावों में शंकर सिंह वाघेला अपना चुनाव हार गए। In Maharashtra, early leads go to the BJP and Shiv Sena. More bad news for the Congress. इसके लिए वाघेला ने आरएसएस, मोदी और केशुभाई पटेल को साजिश रचने का दोषी माना। भले ही मोदी गुजरात से बाहर आने के बाद चंडीगढ़ में भाजपा के संगठन का काम संभाल रहे थे, लेकिन अभी भी उनकी एक आंख गुजरात में लगी हुई थी। इसलिए वाघेला अपनी हार के लिए मोदी को भी जिम्मेदार मानते थे। अभी तक नरेंद्र मोदी ने आरएसएस और भाजपा के भीतर ही काम किया था, लेकिन वहीं उनके ही एक हम उम्र प्रमोद महाजन भाजपा के अंदर एक प्रभावी नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। प्रमोद महाजन अपनी पार्टी के बाहर भी नेताओं से अच्छे संपर्क रखते थे और उद्योगपतियों से भी उनकी अच्छी खासी पहचान थी। प्रमोद महाजन ने ही महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना और भाजपा का गठबंधन करवाया था। इस तरह मोदी को एक बात रियलाइज होती है कि अगर पार्टी के अंदर ऊपर पहुंचना है तो अपनी पार्टी के अलावा भी संबंध बनाने होंगे और कॉर्पोरेट में भी मित्र बनाने होंगे।
1996 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने हरियाणा राज्य में भाजपा और हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन करवा दिया। इसका फायदा भी भाजपा को हुआ। जहां हरियाणा की 10 में से 6 सीटों पर भाजपा लड़ी, वहीं बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी। भाजपा 6 में से 4 सीटें जीती, वहीं हरियाणा विकास पार्टी भी 4 में से 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और एचवीपी के गठबंधन ने विधानसभा की 90 सीटों में से 44 सीटें जीत ली। इस तरह कुछ इंडिपेंडेंट विधायकों को मिलाकर भाजपा और एचवीपी के गठबंधन ने सरकार बना ली। इससे पहले भाजपा को मात्र 2 सीटें आई थी, लेकिन गठबंधन के कारण भाजपा 11 सीटें जीतने में कामयाब रही। एचवीपी जो इन चुनावों में 33 सीटें जीतकर आई या सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसके हेड बंसीलाल हरियाणा के नए सीएम बन गए। हरियाणा की जीत के अलावा भाजपा ने चंडीगढ़ की एक अकेली लोकसभा सीट भी जीत ली, जो गुजरात से बाहर भेजने के बाद मोदी का केंद्र था। हालांकि 166 सीटें जीतकर भले ही भाजपा लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, लेकिन भाजपा स्पष्ट बहुमत से अभी भी दूर थी। इस कारण मात्र 13 दिन में ही वाजपेयी की सरकार गिर जाती है। इधर गुजरात में भी वाघेला ने लोकसभा में मिली हार के बाद भाजपा को ही किनारे लगाने का प्लान बना लिया। अंत में वाघेला ने भाजपा के बागी विधायकों को मिलाकर अपनी खुद की राष्ट्रीय जनता पार्टी बना ली। वाघेला के जाने के बाद अब गुजरात में भाजपा के सीएम सुरेश मेहता की सरकार गिर जाती है। इस तरह 23 अक्टूबर 1996 के दिन शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के सपोर्ट से गुजरात के नए सीएम बन जाते हैं। इधर केंद्र में भाजपा की सरकार गिर गई, उधर गुजरात में भी भाजपा की सरकार गिर गई, लेकिन नरेंद्र मोदी के भाग्य का सितारा अब और अधिक चमकने वाला था। दिसंबर 1996 में होने जा रहे चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी ने भाजपा का शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन करवा दिया। जब रिजल्ट आए तो कांग्रेस मात्र 1 सीट जीत सकी, वहीं भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने बची हुई सभी 20 की 20 सीटें जीत ली। एक बार फिर मोदी ने अपनी संगठन संभालने की क्षमता प्रूव कर दी। आरएसएस की ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने भी मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा में लेख लिखे। एक तरह से यह मोदी के भावी नेतृत्व पर मुहर की तरह था। अगले ही साल मोदी को एक और सफलता हाथ लगती है। फरवरी 1997 में जब पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए तो शिरोमणि अकाली दल ने मान्यवर कांसीराम की बसपा पार्टी से गठबंधन करने के बजाय भाजपा से अलायंस किया। जब पंजाब विधानसभा के रिजल्ट आए तो 3 सीटों वाली शिरोमणि अकाली दल सीधे 75 सीटें जीतकर आती है। वहीं भाजपा को भी 18 सीटें हासिल हुई और कांग्रेस 87 सीटों से गिरकर 14 सीटों पर सिमटकर रह जाती है। इस तरह शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला और शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इन चुनावों में मिली जीत के बाद मोदी प्रकाश सिंह बादल के करीब आ जाते हैं। वहीं इस कारण दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के भी करीब आ जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मिली सफलता के बाद मोदी को मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया। इधर आडवाणी एक बार फिर स्वर्ण जयंती यात्रा निकालने के लिए तैयार होने लगते हैं। आडवाणी ने प्रमोद महाजन, एम वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, के.एन. गोविंदाचार्य, नरेंद्र मोदी और साध्वी उमा भारती को इस यात्रा की तैयारी करने के लिए कहा। बाकी सब नेता भाजपा में फ्यूचर के नेता माने जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को गुजरात से आए हुए अभी 1.5 साल भी पूरे नहीं हुए थे। उनका इस कोर टीम में होना बताता था कि वे अब गुजरात से बेहतर स्थिति में हैं और अब भाजपा के टॉप के लोगों में शुमार होने लगे हैं। 18 मई 1997 को मुंबई से शुरू हुई आडवाणी की ये यात्रा 15 जुलाई को दिल्ली में समाप्त होती है। इस यात्रा ने मोदी को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के और करीब ला दिया। इधर गुजरात में कांग्रेस समर्थित शंकर सिंह वाघेला की सरकार भी संकट में चल रही थी। भाजपा के अमित शाह गुजरात में हुए उपचुनावों में जीतने में कामयाब हुए। गुजरात में इस बार 1998 के लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे थे। जुलाई 1997 में आडवाणी को एक बार फिर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। अब आडवाणी ने सारा चुनावी कैंपेन अपने हाथ में ले लिया और गुजरात में भाजपा को दोबारा से रिकवर करने के लिए मोदी को दोबारा चुनाव मैनेजमेंट देखने के लिए गुजरात भेजने का प्लान करने लगे। ये एक तरह से मोदी की निजी विजय की तरह था कि जिस राज्य से उन्हें भगा दिया गया हो, अब उन्हें उसी राज्य में पार्टी को जिताने के लिए भेजा जा रहा है। फरवरी 1998 में हुए इन चुनावों में भाजपा 1995 की तरह ही स्पष्ट बहुमत लाने में सफल हुई। भाजपा को 117 सीटें आई, वहीं कांग्रेस को मात्र 53 सीटें मिलती हैं। वहीं वाघेला की ऑल इंडिया राष्ट्रीय जनता पार्टी को मात्र 4 सीटें आई। इस तरह एक बार फिर भाजपा के केशुभाई पटेल गुजरात के सीएम बन गए। 1998 के लोकसभा चुनावों में भी भाजपा 161 सीटों से 182 सीटों पर पहुंच जाती है। इस तरह अन्य पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र में भी भाजपा ने सरकार बना ली और वाजपेयी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बन गए। इन लोकसभा चुनावों में गुजरात में भी भाजपा की लोकसभा की सीटें भी बढ़ी। भाजपा को कुल 28 लोकसभा सीटों में से 19 सीटें आई, जबकि पिछली बार मात्र 13 सीटें आई थी। 1998 के चुनावों के बाद मोदी फिर से दिल्ली आ गए।
यहाँ संजय जोशी के बारे में बताना भी जरूरी है। 1995 में मोदी के गुजरात से दिल्ली आने के बाद मोदी की जगह पर आरएसएस के दूसरे प्रचारक संजय जोशी को गुजरात स्टेट का जनरल सेक्रेटरी यानी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बना दिया गया था। 1998 के चुनावों के कैंपेन में संजय जोशी का बड़ा रोल था। जिस तरह मोदी कभी गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल के नजदीक थे, अब वैसे ही संजय जोशी थे। दूसरी बार सीएम बनने के बाद केशुभाई पटेल के आसपास अब एक नया सर्किल था, जिसमें संजय जोशी, हरेंद्र पांड्या और गोवर्धन जड़ाफिया जैसे नेता थे। मोदी को गुजरात भाजपा के अंदर एक ऐसे नेता की तरह देखा जाता था जिसने केशुभाई पटेल और पूर्व भाजपा नेता शंकर सिंह वाघेला के बीच दरार पड़वाई थी। केशुभाई पटेल के दूसरे टर्म के दौरान गुजरात की पॉलिटिक्स में अब मोदी पिक्चर में नहीं रह गए थे। इधर वाजपेयी के द्वारा पीएम बनने के बाद भाजपा ने गांधीनगर में नेशनल काउंसिल की बैठक बुलाई। 4 दिन के इस डेरे में पहले दिन यानी 15 अप्रैल 1998 के दिन आडवाणी की जगह कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। इस वक्त आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी के एस सुदर्शन थे, जिसे आरएसएस में सरकारवाह कहा जाता है। आरएसएस के हेड यानी सर संचालक यानी एक सिंबॉलिक अध्यक्ष होते हैं, लेकिन असली ताकत सरकारवाह के हाथ में होती है, यानी आरएसएस का ओवरऑल पूरा काम सरकारवाह ही देखते हैं, यानी आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी देखते हैं। आरएसएस के सरकारवाह के एस सुदर्शन ने नरेंद्र मोदी का नाम भाजपा के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी पद के लिए आगे कर दिया। इस बैठक के दौरान ही नरेंद्र मोदी को भाजपा का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। इसी के साथ इस बात पर मोहर लग जाती है कि मोदी ने 1995 के बाद एक बार फिर आरएसएस का भरोसा जीत लिया है। इधर गुजरात में भाजपा के केशुभाई पटेल की सरकार को कुछ बड़े झटके लगते हैं। 9 जून 1998 के दिन गुजरात के कच्छ जिले के पास एक साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है। उस साइक्लोन के कारण करीब 3500 लोगों की जान चली जाती है। करीब 2 लाख घर डैमेज होते हैं। कच्छ जिले के अलावा जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, बनासकांठा, सूरत, भरूच और नावसर जैसे जिलों में लोगों की मौत की खबरें आईं। इसके बाद अगले 2 सालों में 2 और बड़ी नेचुरल डिजास्टर्स हुई, जिन्होंने केशुभाई पटेल की सरकार को हिलाकर रख दिया। अगस्त 2000 में अहमदाबाद शहर में भारी बाढ़ आई और जनवरी 2001 में भुज भूकंप आया, जिसमें करीब 13,000 से 20,000 के करीब लोगों की मौत हुई। केशुभाई पटेल पर आरोप लगने लगे कि वे बड़े क्राइसिस को संभालने में सक्षम नहीं हैं। इसके साथ ही केशुभाई पटेल की सरकार पर यह भी आरोप लगने लगे कि केशुभाई की सरकार ने रिलीफ और रिहैबिलिटेशन ऑपरेशंस में भी पैसे कमाए हैं, यानी भ्रष्टाचार किया है। इसके अलावा केशुभाई पटेल पर सबसे बड़ा आरोप यह भी लगा कि उनके दामाद डॉक्टर मयूर देसाई केशुभाई पटेल की सरकार को पीछे से चला रहे हैं। 1995 में जब केशुभाई पटेल की सरकार आई थी, तब भी नरेंद्र मोदी और मयूर देसाई वे लोग थे जिन्हें सुपर सीएम की तरह देखा जाता था। इन चीजों ने केशुभाई पटेल की सरकार को चारों तरफ से घेर लिया। इधर शंकर सिंह वाघेला ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया और कांग्रेस के हो गए, जिससे कांग्रेस को मजबूती मिली। साल 2000 में गुजरात में हुए पंचायत, तालुका और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस में कांग्रेस को 2/3 सीटें मिली। ये एक तरह से भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। दिसंबर 2000 में 6 नगर निगम और 25 जिला पंचायतों में चुनाव हुए। अधिकतर जिला पंचायतें कांग्रेस के हिस्से आईं। हालांकि नगर निगम के चुनावों में 6 में से 4 भाजपा ने जीत ली, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट अहमदाबाद और राजकोट के नगर निगम में कांग्रेस को विजय मिली, जहां आरएसएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था। यहां अहमदाबाद में भाजपा 15 साल से जीत रही थी, तो वहीं राजकोट में 25 साल से। इसके बाद 22 सितंबर 2001 में हुए 2 उपचुनावों में भी भाजपा की हार हुई। एक साबरकांठा लोकसभा सीट और दूसरी साबरमती विधानसभा सीट। इनमें से भी साबरमती विधानसभा सीट ज्यादा इंपोर्टेंट थी क्योंकि ये गांधीनगर में आती थी और यहां से आडवाणी सांसद थे, जहां भाजपा 1985 से भी एक भी चुनाव नहीं हार रही थी। लोकल चुनावों से लेकर उपचुनावों में मिली हार ने बीजेपी की लीडरशिप को संदेश दिया कि गुजरात में पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर से फरवरी 2003 में ही अगले विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। मीडिया में खबरें आने लगी कि केशुभाई पटेल को सीएम पद से हटाया जा सकता है। साबरमती उपचुनाव हारने के 4 दिन बाद ही 26 सितंबर 2001 के दिन आडवाणी के दिल्ली स्थित आवास पर मीटिंग होती है, जिसमें गुजरात के नेताओं को गुजरात में मिल रही हार की समीक्षा के लिए बुलाया जाता है। ये मीटिंग 3 घंटे चलती है। इसके बाद दिल्ली स्थित गुजरात भवन में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में सीएम बदलने की संभावनाओं पर भी बात होने लगती है। हालांकि गुजरात का अगला सीएम कौन होगा, इस पर कोई बात नहीं हुई। इधर मोदी टीवी चैनलों पर जाकर और मीडिया में अपने रेडिकल बयानों के लिए जाने लगे। 1999 में हुए कारगिल वॉर के समय ही मोदी मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे बयान देते जो अटेंशन खींचते। कारवा मैगजीन के लिए विनोद के जोश लिखते हैं कि एक टीवी डिबेट के दौरान मोदी ने बयान दिया कि चिकन बिरयानी नहीं, बुलेट का जवाब बॉम्ब से दिया जाएगा। वहीं केशुभाई पटेल थोड़े सॉफ्ट थे।
और साबरमती उपचुनाव में मिली हार के बाद आडवाणी के लिए मोदी ऐसे आदमी थे जो रेडिकल भी थे और आरएसएस की फ्रीक्वेंसी से मैच भी करते थे। आडवाणी अब मोदी के नाम को गुजरात के सीएम के रूप में विचारने लगे। मोदी के नाम पर मदन दास देवी, दत्तोपंत ठेंगड़ी और आरएसएस के केएस सुदर्शन ने भी मोहर लगा दी। मोदी के नाम पर वाजपेयी ने भी अपनी सहमति दे दी। लेकिन मोदी के गुजरात में पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए गुजरात भाजपा के शीर्ष नेता नहीं चाहते थे कि मोदी गुजरात आए। सुरेश मेहता ने मोदी के नाम से सहमति नहीं जताई। इसके अलावा आरएसएस के प्रचारक रहे सुरेश जोशी से लेकर काशीराम राणा, राजेंद्र सिंह राणा भी मोदी के नाम से खुश नहीं हुए। 3 अक्टूबर 2001 के दिन भाजपा नेता कुशाभाऊ ठाकरे मदन लाल खुराना दिल्ली से अहमदाबाद के लिए मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ते हैं। इन दोनों को टास्क दिया गया कि केशुभाई पटेल को सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए मनाएं, अगर ना माने तो जबरदस्ती मजबूर कर दें। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उतरकर दोनों सीधे सीएम आवास के लिए निकल गए। इन दोनों के साथ इस फ्लाइट में एक तीसरा आदमी भी था। इस तीसरे आदमी का नाम था नरेंद्र मोदी। दोपहर तक कुशाभाऊ ठाकरे और मदन लाल खुराना केशुभाई पटेल को अपना इस्तीफा देने के लिए मनाने में सफल हुए। केशुभाई पटेल ने दोपहर ही राज्य के गवर्नर सुंदर सिंह भंडारी को अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे मोदी को पूर्व सीएम केशुभाई पटेल के पास आशीर्वाद के लिए ले जाते हैं। तीनों सुरेश मेहता के पास जाते हैं और उन्हें पार्टी का आदेश बताते हैं कि उन्हें कल भाजपा विधायकों की होने वाली मीटिंग में मोदी का नाम प्रपोज करना है। अगले दिन 4 अक्टूबर 2001 के दिन भाजपा विधायकों की हुई मीटिंग में मोदी को बीजेपी का विधानसभा में नेता चुन लिया गया। 3 दिन बाद 7 अक्टूबर के दिन एक बड़े फंक्शन में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम पद की शपथ ले ली। इस तरह नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बन जाते हैं। लेकिन मोदी द्वारा अपने सीएम बनने की कहानी कुछ और बताई जाती है। नरेंद्र मोदी कहते हैं, मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो वो अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहाँ हो, तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूं। तो हंस पड़े, हमरे यार तुम स्मशान में हो, मैं तेरे से क्या बात करूं। मैंने कहा नहीं अटल जी आपने फोन किया, कोई काम होगा। उनका अच्छा कितने बजे लौटोगे और स्मशान में क्यों हो। मैंने कहा माधवराव जी सिंधिया का जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें उनके साथ एक पत्रकार कैमरामैन है गोपाल, उसका भी स्वर्गवास हुआ है, तो मैं उस गोपाल के फ्यूनरल में आया हूं। क्योंकि माधवराव सिंधिया की फ्यूनरल में तो सब जाएंगे, गोपाल में कौन जाएगा। सामने उस गोपाल के फ्यूनरल में था एक कोई और राजनेता तो हमारा नहीं, मैं था, वो 2-4 उसके बेचारे पत्रकार मित्र थे। तो मैं रात को अटल जी के यहाँ गया और फिर उसके बाद मेरे जिम में काम आ गया, अचानक आ गया, मुझे पता तक नहीं था। मैं गुजरात से दूर था, मैं गुजरात की गतिविधियों से भी परिचित नहीं था। ऐसी स्थिति में जब मैं आया तो मैंने दिल्ली से फोन किया मेरी पार्टी को गुजरात में। मैंने कहा भाई मुझे बुलाते रहे हो लेकिन मैं जाऊंगा कहां, मेरे पास तो घर नहीं है, रहूंगा कहां। तो उनका आप चिंता मत कीजिए, हम सर्किट हाउस में कमरा बुक करा देते। कॉल आया होगा, ये बात बिना शक के मानी जा सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने ऑफिशियल बायोग्राफर केवी कामत को एक इंटरव्यू में जो कहते हैं उसे सच मानना मुश्किल है। इस कॉल के बारे में मोदी केवी कामत को बताते हैं कि अटल जी ने मुझे कहा तुम पंजाबी खाना खाकर मोटे हो गए हो, तुम्हें पतला होना चाहिए, यहाँ दिल्ली से जाओ और जाओ गुजरात में काम करो। नरेंद्र मोदी आगे कहते हैं कि जैसे ही मुझे अटल जी से पता चला कि वे मुझे गुजरात का सीएम बनाना चाहते हैं तो मैंने अटल जी से कहा यह मेरा काम नहीं है, मैं गुजरात से 6 साल से दूर हूँ, मैं वहाँ के मुद्दों से परिचित नहीं हूँ, मैं वहाँ क्या करूँगा, ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। इसके बाद 5-6 दिन भी पास हो जाने के बाद अंततः मुझे पार्टी का आदेश मानना पड़ा। मोदी के इस बयान को सुनकर लोग शायद भावुक हो जाएं कि मोदी जी कितने भले आदमी हैं, बताओ सीएम जैसे पद से भी मोह नहीं है। लेकिन कारवां मैगजीन में पत्रकार विनोद के जोश लिखते हैं मोदी का वर्जन अन्य भाजपा नेताओं के वर्जन से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। पत्रकार विनोद के जोश के अनुसार एक सीनियर भाजपा नेता ने उन्हें बताया कि मोदी ने गुजरात का सीएम बनने के लिए तगड़ी लॉबिंग की थी और वो जब से गुजरात से आए थे तब से ही गुजरात का सीएम बनने की फिराक में थे। मोदी दिल्ली के अखबारों के संपादकों से भी केशुभाई पटेल के खिलाफ वाली न्यूज दिया करते थे। आउटलुक मैगजीन के एडिटर इन चीफ रहे विनोद मेहता मोदी के बारे में बताते हैं कि जब नरेंद्र मोदी दिल्ली भाजपा कार्यालय में काम किया करते थे तब मोदी मुझसे मिलने मेरी ऑफिस आया करते थे। वे अपने साथ केशुभाई पटेल के खिलाफ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लाया करते थे। मोदी के 8 साल की उम्र में आरएसएस की शाखा जाने से लेकर गुजरात का सीएम बनने के बीच उनमें
3 चीज़ें सबसे बड़ी नज़र आती हैं। एक, वे अटेंशन सीकर थे और ऐसे बयान देते थे जिससे उनकी तरफ ध्यान जाए, और ऐसे भाषण इमरजेंसी के दौरान भी उन्होंने दिए, जिसके कारण आरएसएस के सीनियर प्रचारकों ने उन्हें डांट भी दी। मोदी के सीएम बनने के बाद पाकिस्तान और चीन के खिलाफ दिए गए उनके अतिरंजित बयानों से भी इस बात की पुष्टि होती है। हालांकि ये किसी भी भावी नेता का सहज गुण है और ऐसे भड़काऊ बयान अक्सर जनता को आकर्षित करते हैं। दूसरा, मोदी के अंदर शुरू से ही महत्वाकांक्षाएं थीं। केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के बीच झगड़ा कराने से लेकर बाद में केशुभाई पटेल को ही ठिकाने लगा दिया। आगे सुरेश जोशी, प्रवीण तोगड़िया, गोविंदाचार्य से लेकर आडवाणी तक सभी को मोदी ने ठिकाने लगा दिया। जो भी मोदी की सत्ता के बीच आया वो बचा नहीं। तीसरा, मोदी एक बेहतरीन संगठनकर्ता, ऑर्गेनाइजर रहे, मेहनती रहे। अगर कोई काम आरएसएस के शीर्ष प्रचारकों ने उन्हें दे दिया तो वो काम हमेशा बेहतरीन तरीके से होता। मोदी के पहले दोनों अवगुणों को मोदी के इस तीसरे गुण ने हमेशा ढककर रखा, और यही गुण आरएसएस और भाजपा में मोदी के उदय का कारण रहा। वडनगर से अहमदाबाद आए 20-21 साल के लड़के के गुजरात का सीएम बनने की कहानी फिलहाल यहीं तक। अगर यहाँ से आगे की कहानी सुननी है तो कुकू एफएम से गुजरात की गद्दी नाम की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहाँ और भी हजारों ऑडियो बुक्स हैं। कमेंट बॉक्स में कुकू एफएम के लिंक पर क्लिक करके 7 दिन फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बहरहाल, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्या आप मोदी के सीएम बनने के बाद की कहानी भी इसी तरह डिटेल में सुनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाएं। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।